जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हम लोग बात करेंगे डेली टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे इसमें इंडियन इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमी के कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, और करंट अफेयर्स के कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें करंट अफेयर्स का क्या डिस्कशन करना, करंट अफेयर्स का सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो अर्थव्यवस्था जो है उसे मुख्यतः 3 क्षेत्र में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि को रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग को रखा जाता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा को रखा जाता है। तो इसमें तृतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है ये पूछा गया। तृतीय क्षेत्र में सेवा के अंतर्गत जो है व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, और उसके बाद फिर गैस, जल विद्युत, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और परिवहन, संचार और भंडारण ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार और भंडारण ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी एमपी प्लस विदेश से प्राप्त आय यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध आय बराबर क्या होगा? है ना, इसके बराबर हो जाएगा जीएनपी एमपी। क्या हो जाएगा? जीएनपी एमपी। नेक्स्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में देखिए उसमें आर्थिक समृद्धि करना है तो उसमें क्या आवश्यक है। सबसे पहले ये जानिए कि कोई किसान है, वो 3 लाख का पूंजी लगाता है। ठीक है, 3 लाख का पूंजी लगाता है और उससे जो है उसको मात्र 2 लाख का उत्पादन प्राप्त होता है। 2 लाख की जो पूंजी निकल पाती है, 2 लाख का ही मात्र उत्पादन हो पाता है। तो इससे तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी नहीं। ऐसे वृद्धि होता अगर वो 1 लाख का लगाया और 3 लाख का प्राप्त हुआ, तब तो उसके अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगा। लेकिन 3 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, मात्र 2 लाख वो उत्पादन कर रहा है, तो उसको तो लॉस हो रहा है। इससे तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्थिक समृद्धि है तो क्या आवश्यक है। तो हम आपको बता दें कि 3 लाख और 2 लाख, यह क्या, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 2 लाख मात्र उसको उत्पादन हुआ। तो इसमें जो पूंजी उत्पाद अनुपात जो है, इसका पूंजी उत्पाद अनुपात हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये तो लॉस का घाटा हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर अपोजिट होता तो इसमें फ़ायदा हो जाता। इसके लिए क्या करना होगा? पूंजी उत्पाद अनुपात को कम करना होगा। यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे पूंजी उत्पाद अनुपात जो है अधिक है, अगर कम रहता तो इसमें आर्थिक समृद्धि होती थी। इसलिए पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना चाहिए। भारत के जोत क्षेत्र कृषि भूमि के लगातार उपविभाजन के क्या कारण है? लगातार उपविभाजन देखिए, जैसे कि आप पहले जो पूर्वज रहते थे, पूर्वज का कोई ज़मीन है, जैसे मानिए 1 एकड़ ज़मीन है, नॉर्मल मान के चलते। अब उनके 2 बेटे हो गए तो उनके हाफ एकड़ हो गए, फिर उनके दो दो बेटे हो जाएंगे तो उनके फिर आधा आधा बढ़ते जाएंगे। ये भी एक मुख्य कारण है पूंजी का, मतलब भूमि का उपविभाजन का। तो फर्स्ट ऑप्शन में वही दिया हुआ है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव। दूसरा है संयुक्त परिवार में विघटन, जो परिवार है उसमें विघटन होने लगेगा तो उसका जो फील्ड जो है वो बटेगा ही। तो ये भी हो जाएगा। उत्तराधिकार का नियम तो आपको पता ही है कि बाप की ज़मीन में बेटे का हिस्सा होगा ही, तो ये भी नियम हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा उपविभाजन का कारण। और रही बात जोत क्षेत्र की, जोत क्षेत्र भारत में जो है 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो जाएंगे सीमांत जोत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो है 1 हेक्टेयर से कम जिसको भूमि है उसे सीमांत जोत क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और ये भारत में जो है 68.5% है। सबसे अधिक जो है सीमांत जोत क्षेत्र ये भारत में है, और मतलब 1 हेक्टेयर से कम जोत की भूमि है। और दूसरा हो जाएगा लघु जोत क्षेत्र। इसमें जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके पास जोत की भूमि है उसे बोला जाता है लघु जोत क्षेत्र। और बड़े जोत क्षेत्र एक तीसरा हो जाएगा। तीसरा जो है बड़े जोत क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो है 4 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास भूमि है उसे बड़े जोत क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना अंतर्गत कृषि का विकास सर्वाधिक रहा? तो वार्षिक योजना जो था 1966 से 69, इसके अंतर्गत जो है कृषि का विकास सर्वाधिक रहा। और इसी दौरान जो है हरित क्रांति भी आया था, हरित क्रांति 1966 में। और हरित क्रांति के बारे में आपको पता ही होगा कि देश की जो है पूरा दशा को ही बदल दिया था हरित क्रांति।
हाँ, पहले मतलब हरित क्रांति से पहले हमें दूसरे देशों से अपने खाने के लिए भी सामान मंगाना पड़ता था। लेकिन जब से हरित क्रांति आया तो गेहूँ के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। अब जो है उस समय हम लोग स्टॉक करना शुरू कर दिए थे। इतना वृद्धि हो गया कि हम लोग अब अपने पास रखना स्टॉक करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है? तो और इसे ही जो वार्षिक योजना है, वार्षिक योजना का ही दूसरा नाम है योजना अवकाश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमआरटीपी सीमा औद्योगिक नीति 1969 में 69 के दौरान लागू किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। 1969 के दौरान जो है एमआरटीपी सीमा औद्योगिक नीति लागू किया गया था। एमआरटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। और एमआरटीपी ये जो है 1986 के द्वारा एमआरटीपी सीमा समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल गलत है। 1986 नहीं, 1991 के द्वारा। कब? 1991 में जो है एमआरटीपी को बंद कर दिया गया था। इसके अनुसार केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सकल मूल्यवर्धन भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो भारत के सकल मूल्यवर्धन में 54.2% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। 29.6% जो है उद्योग क्षेत्र का योगदान है और 17.8% जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हो गया 17.8%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान हो गया 29.6% और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया 54.2%। और आप लोग को एक पॉइंट और बताना था। ठीक है, बाद में बता देंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है और ये जो इसका कार्यकाल, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक था। वैसे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था। इसका भी 1974 से 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन 1978 में सरकार गिर गई थी, सरकार की बदली हो गया था, जिसकी वजह से 1978 में ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सही है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। ये भी सही है। इस योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू की गई थी। ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग ने वर्ष 2014 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक रिपोर्ट जारी किया था। 2014 में जारी नहीं किया गया था, ये जारी किया गया था 2022 में, 2018 में। हाँ, 2018 में। ठीक है, 2022 गलत है, 2018 में इसे लागू किया गया था। तो यही तो गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। सही है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट की तुलना भारत छोड़ो आंदोलन से की गई। ये भी सही है। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 41 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया जिसमें विकास की पर्याप्त संभावना है। ये भी सही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक का मुख्यालय, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक, इसकी स्थापना जो की गई थी, ये इसकी स्थापना की गई 1976 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में। और ये एक जो है निजी संस्था है। क्या है? निजी संस्था है। एंजल निवेश की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष के बजट में लाया गया था? ये लाया गया था 2013-14 में। कब लाया गया था? 2013-14 में। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में आया होगा, फिर एंजल निवेश है क्या? ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे निवेशक जो स्टार्टअप कंपनी को पूंजी उपलब्ध करवाता है। जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। स्टार्टअप कंपनी जैसे हो गया जोमेटो, स्विगी, ये सब स्टार्टअप कंपनी है। कैसे है? जैसे कोई नया आइडिया आया कि हम ये चीज़ करते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करके हम पैसा अर्न कर लेंगे। जैसे जब सोचिए कि स्विगी आया होगा तो उसमें यही सोच के वो लोग स्टार्ट किए होंगे। उससे पहले तो कोई कुछ था नहीं स्विगी जैसा या फिर जोमेटो जैसा। तो यही सोच के ना, इसमें जो है बैंक ऋण देने से कतराती है, मतलब बैंक जो है ऋण देना नहीं चाहती है। तो इस परिवेश में जो है एंजल निवेशक जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपना ऋण देती है और इस ऋण में जो है सरकार के द्वारा भी एंजल निवेशक को कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2013-14 में की गई थी। पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति में पूर्ति कम होने पर संतुलन कीमत तथावत रहेगा। बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मांग का मतलब ये है ऐसा सामान
ऐसी वस्तु जिसका लोगों को आदत पड़ जाती है, जैसे दूध, कोई दूध खाता है तो वो अब जो है उसकी पूर्ति कम हो जाए तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर उसका जो है कीमत बढ़ भी जाएगा फिर भी लोग उसे खरीदेंगे ही। तो वही बात ये है, तथावत रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है? जिसमें हो जाएगा वस्तु विभेद। क्या हो जाएगा? वस्तु एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है वस्तु विभेद। ये बाजार जो है 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो एकाधिकारी का बात कर रहा है जिसमें हो जाएगा वस्तु विभेद, जिसके अंतर्गत आ जाता है कार का बाजार जो होता है ना, वो आता है वस्तु विभेद के अंतर्गत। नेक्स्ट, TR माइनस TC दृष्टि में TR और TC में उत्पादक संतुलन तब प्राप्त होगा जब TR और TC का अंतर अधिक हो। TR मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू और TC का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मतलब कितना हम जो है रेवेन्यू कितना पैसा जो है मुझे मिला, और टोटल कॉस्ट मतलब कि कितना हम इन्वेस्ट किए थे। इस दोनों को घटाएंगे और जितना अधिक ज़्यादा अंतर होगा इसमें उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। इससे ही जो है उत्पादक संतुलन होगा, तभी मेरा जो संतुलन वो बनेगा। जितना ज़्यादा फायदा होगा उतना अच्छा संतुलन बनेगा। पूर्ति का नियम पूर्ति तथा कीमत के बीच किस प्रकार के संबंध को बतलाता है? तो पूर्ति का नियम जो है पूर्ति तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध को बतलाता है। क्या बतलाता है? धनात्मक संबंध को ये बतलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? संकुचनशील, देखिए मौद्रिक नीति जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार, फर्स्ट प्रकार है संकुचनशील, दूसरा प्रकार है विस्तारवादी। संकुचनशील का मतलब है कि RBI जो है केंद्रीय बैंक, वो देश में मुद्रा को कम करना चाहता है, देश में जो है मुद्रा को कम करना चाहता है, उसे ही बोलते हैं संकुचनशील मौद्रिक नीति। और विस्तारवादी मतलब मुद्रा को फैलाना चाहता है, उसे बोलते हैं विस्तारवादी नीति। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित अनुपात कम करना, CRR। एक CRR होता है जो नॉर्मल बैंक है, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इससे जो है जमा करना पड़ता है RBI के पास। जैसे 4% ऐसे नॉर्मली निर्धारित रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है RBI पे कि वो किस समय कितना CRR रखेगा, किस समय कितना CRR परसेंटेज बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो RBI के पास पावर है। तो अनुपात अगर कम कर, जैसे मानिए कि 4% है, उसको 3% कर देगा तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है तो बैंक जो है ऋण ज़्यादा देना शुरू कर देगा, और ऋण ज़्यादा देगा तो मुद्रा जो हो फैल जाएगा। तो इसके अनुसार इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा विस्तारवादी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक द्वारा पारिवारिक आय के करों में वृद्धि। ये देखिए मौद्रिक नीति से संबंधित है ही नहीं, ये है राजकोषीय नीति से संबंधित। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों में कमी। अगर ब्याज की दर में अगर कमी कर देता है केंद्रीय बैंक तो लोग जो है ऋण ज़्यादा लेंगे, और ऋण ज़्यादा लेंगे तो मुद्रा का फैलाव ज़्यादा होगा, तो ये तो संकुचनशील मुद्रा होगा नहीं, ये हो जाएगा विस्तारवादी मुद्रा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। D में है, केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को प्रतिभूति भेजना। अगर केंद्रीय बैंक जैसे RBI के पास जो बॉन्ड है, बॉन्ड अगर जैसे SBI के पास बेचता है तो SBI को पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा देता है और उस बॉन्ड का SBI RBI को, तो SBI के पास पैसा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो वो खुद ही ऋण नहीं देगा, और ऋण नहीं देगा तो बाजार में जो है मुद्रा कम हो जाएगी, और मुद्रा कम होगी उसे ही संकुचनशील मौद्रिक नीति कहते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार किस समिति का गठन किया था? यह है नीरज कुमार गुप्ता समिति। अब इसमें कोई डिस्कशन करने लायक बात है ही नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें कुछ बताए ही नहीं, तो इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक बात है ही नहीं। इसमें समिति का नाम पूछ रहा था, मैंने बता दिया बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? तो सटोरिया इसमें से ब्रोकर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में सेबी भी है, तो ब्रोकर और सेबी ये दोनों जो है सटोरिया नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिबेंचर एवं बॉन्ड दोनों ही ऋण पत्र हैं, बिल्कुल सही है। डिबेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर, जबकि बॉन्ड हमेशा कटौती मूल्य पर जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे में कमी लाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा? देखिए सरकारी घाटा में कमी लाना है तो करों में वृद्धि कर देंगे, तो इससे क्या होगा? सरकारी घाटा में वृद्धि हो जाएगा। उत्तरदायी नहीं, अच्छा ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, उत्तरदायी जो है वो नहीं है। देखिए इसमें क्या है, सरकारी घाटा में अगर हमको कमी लाना है, अगर हम
अगर सरकार जो है कर में वृद्धि कर देता है तो उसे कर ज़्यादा मिलेगा, जिसके अनुसार सरकारी घाटा में कमी हो जाएगा। व्यय में कटौती कर देता है, अगर जितना खर्च कर रहा है उससे कम खर्च करेगा तो उससे भी सरकारी घाटा में जो है वो कमी आने शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी में वृद्धि अगर कर देगा तो हम लोग जीएसटी ज़्यादा देंगे तो सरकार के जो घाटा हो रहा है उसमें कमी आ जाएगा। तो ये तीनों जो है उत्तरदायी है। लेकिन अत्यधिक ऋण अगर किसी देश से ले लेता है तो इसके बदले उसे ब्याज देना पड़ेगा और भी सरकारी घाटा बढ़ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक्स में जो है ना कुछ क्वेश्चन मतलब 5-10% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जैसे आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आप खुद से आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे अभी 20 नंबर क्वेश्चन मैं बताया था, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो फिर आप खुद ही इसका आंसर सही से ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन ही है, भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? तो कर का भुगतान करना ही पड़ेगा, ये जो है कानूनी दायित्व है। क्या है? कानूनी दायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा। अब बहुत सारे के मन में आ रहा होगा कि रिजर्व बैंक करेगा, लेकिन नहीं, वित्त मंत्रालय करता है। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का सबसे प्रमुख कारण था कि बाहरी ऋण का उच्च स्तर यही प्रमुख कारण था। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबिन्स। कौन है? रॉबिन्स। एडम स्मिथ की एक पुस्तक का नाम बताइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही प्रचलित बुक है। ठीक है, इसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। बिहार में किस प्रकार का बेरोजगारी अत्यधिक अधिक उग्र है? तो अदृश्य बेरोजगारी जिसे कहते हैं, और ये अधिकतर जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है अदृश्य बेरोजगारी, जिसका दूसरा नाम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है। अब यहाँ तक जो है अपना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया था। यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर्स में कोई खास डिस्कशन होता नहीं है, जिसकी वजह से हम डिस्कशन करेंगे नहीं और आंसर बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये जो है 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया जो है अंतरिक्ष एजेंसी ये जो शुरू किया है और अब जो प्लान भी बनाने लगा है कि चंद्रमा पर ये 2045 तक जाएगा, ऐसा कुछ उसका प्लान तैयारी हो रहा है। नेक्स्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH का महानिदेशक जो है इमैनुअल सॉवरेन है। कौन है? इमैनुअल सॉवरेन। नेक्स्ट है, हाल ही में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इनका जो ये पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे 4 ही वर्ष क्यों? क्योंकि अमेरिका में 4 ही वर्ष का टेन्योर होता है एक राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश को आतंकवादी की सूची से हटाने की घोषणा की है? तालिबान को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो चेन्नई में बनाया जाएगा। और किसकी सहायता से? रिलायंस कंपनी बनवा रही है चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहली विदेशी परियोजना शुरू किया है? तो ये किया है ओमान में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है शिक्षा मंत्रालय। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए? जिबूती में। कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो 6 नाटो देश है। कितना? 6 नाटो देश है। वैसे देखा जाए तो नाटो में कुल 32 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। और 32वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? स्वीडन। T20 विश्व कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। किस देश के चांग E6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? चीन ने। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के डायरेक्टर कौन बने हैं? चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल किया गया है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा कौन सा राज्य? केरल। अदानी पोर्ट्स किस देश में दार एस सलमा बंदरगाह पर कंटेनर टू पोर्ट का 30 साल तक प्रबंधन करेगा? तो ये हो जाएगा तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया। नेक्स्ट, किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? निमहंस संस्था को। टाइम मैगजीन के टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी का शामिल किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो है, टाटा ग्रुप भी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अमेरिका में। RBI के द्वारा किस देश में 100 टन सोना वापस मंगाया गया? ब्रिटेन से। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा
चुनाव 2024 में किस पार्टी का बहुमत है? तो बहुमत है बीजेपी का, 60 सीट में 45 सीट बीजेपी अकेले लिए है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो वह है सिक्किम। नेक्स्ट है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक गोल्ड मेडल किसने जीता? डीपी मनु ने। भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त होता है? तो भारत को ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है? तो 15वीं बार। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। आज का सेट यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।